हाय एवरीवन, इट्स नीलू शर्मा। आज की क्लास में मैं काउंसलिंग इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करूंगी। काउंसलिंग इंटरव्यू जो होता है, काउंसलिंग स्टार्ट करने से पहले का एक स्टेज होता है जिसके थ्रू हम क्लाइंट की प्रॉब्लम के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम ना सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं बल्कि हम एक आउटलुक, उसके थेरेप्यूटिक काउंसलिंग के लिए एक आउटलुक भी तैयार करते हैं, एक थेरेप्यूटिक प्लान तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि काउंसलिंग इंटरव्यू क्या है, ये कैसे कंडक्ट किया जाता है। तो लेट्स बिगिन द क्लास। सबसे पहले इंटरव्यू जो होता है ये फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है दो इंडिविजुअल के बीच में, जो स्पेसिफिक पर्पस या स्पेसिफिक गोल को लेके कंडक्ट किया जाता है। और इनिशियल इंटरव्यू जो होता है वो बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि इनिशियल इंटरव्यू में जो क्लाइंट और काउंसलर के बीच में रैपो बिल्ड हो जाता है, जो रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाता है, उसी पे काउंसलिंग की सक्सेस डिपेंड करती है। तो इंटरव्यू कंडक्ट करते हुए, क्लिनिकल इंटरव्यू या काउंसलिंग इंटरव्यू, काउंसलर को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है रैपो बिल्डअप करने के फेस में, कि वो क्लाइंट को रेस्पेक्टफुली डील करे और उसको अपने बातों के थ्रू और अपने प्रेजेंटेशन के थ्रू कंफर्टेबल फील कराए, ताकि क्लाइंट काउंसलर पे भरोसा करे और उस पर अपनी प्रॉब्लम को सही ढंग से डिस्क्लोज कर पाए। और जब हम काउंसलिंग इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ता है। आइए देखते हैं ये पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहले डाटा को हम आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे डेटा जब हम कलेक्ट कर रहे हैं तो कुछ स्पेसिफिक डेटास को हम पॉइंट आउट करते हैं। जैसे क्लाइंट का नेम लिख लिया, उसका एड्रेस ले लिया, कॉन्टैक्ट नंबर की जब सेशन सेट हो जाए तो उसको इन्फॉर्म किया जाए कि आपका नेक्स्ट सेशन कब है, उसकी एज, सेक्स, उसका मैरिटल स्टेटस, वो मैरिड है या सिंगल है, ऑक्यूपेशन वगैरह के बारे में हम इनिशियल डेटा कलेक्ट कर लेंगे, जैसे हम केस हिस्ट्री में कर रहे थे। उसके बाद से हम क्या करते हैं, प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम्स बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में, प्राइमरी प्रॉब्लम क्या है, सेकेंडरी प्रॉब्लम क्या है, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे। जैसे कि प्रॉब्लम जो है, जिस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए, हेल्प के लिए आपके पास आया है, तो वो प्रॉब्लम उसकी लाइफ में, डेली फंक्शनिंग में कितना इंटरफेयर कर रही है, उसकी डेली फंक्शनिंग कितने डिस्टर्ब हुई है उस समस्या की वजह से, वो कैसे प्रॉब्लम उसके व्यवहार में अभिव्यक्त होती है, और जब समस्या उसके सामने आई है उसके बारे में क्लाइंट जो है वो क्या सोचता है, क्या विचार है, कब कब वो प्रॉब्लम अराइज होती है और कितने टाइम से वो प्रॉब्लम उसके बिहेवियर में एग्जिस्ट कर रही है, मतलब कितने दिन से, 1 महीने से, 2 महीने से, 1 साल से वो उस समस्या से परेशान है, और उसकी जो करंट लाइफ सेटिंग है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो क्लाइंट है उसकी डेली फंक्शनिंग कितनी है, वो अपना एक दिन या हफ्ता कैसे गुजारता है, क्या क्या काम है जिसमें वो परफॉर्म करने में एबल है। फिर हम देखते हैं कि उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है। समटाइम क्या होता है कि जो साइकेट्री प्रॉब्लम्स है उनका जो नेचर होता है वो फैमिली हिस्ट्री का होता है। फैमिली में किसी को प्रॉब्लम थी और वो पेशेंट ने इनहेरिट कर लिया, उनके पेरेंट्स को हो सकती है, ग्रैंड पेरेंट्स को हो सकती है, किसी सिग्निफिकेंट फैमिली मेम्बर्स को वो प्रॉब्लम हो सकती है, उसके पैटर्नल या मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स में या फैमिलीज में दिक्कत हो सकती है जिसको पेरेंट्स से इनहेरिट कर लिया। तो उसकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ साइकेट्री इलनेस भी हम कलेक्ट करते हैं। उसकी पर्सनल हिस्ट्री देख लेंगे, मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, उसके एजुकेशनल स्टेटस कैसे रहे, उसका सेक्सुअल और मैरिटल लाइफ जो है वो कैसा है, इस सब के बारे में हम इनिशियली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे काउंसलिंग इंटरव्यू के थ्रू। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है इंटरव्यू के दौरान या किसी भी थेरेप्यूटिक सेशन के दौरान, वो ऑब्जर्वेशन स्किल होती है। और यहाँ पे जो रिसर्चर है या जो क्लिनिशियन है, काउंसलर है, वो उसके वर्बल एक्सप्रेशंस को नोट डाउन तो कर रहा है, साथ ही साथ उसके जो फिजिकल एक्सप्रेशंस है, उसकी बॉडी लैंग्वेज है, उसका अपीयरेंस, उसका एटीट्यूड, उसके बिलीफ, ओरिएंटेशन, ये सब भी रिकॉर्ड करता जाता है। तो उसके बाद से क्या है, जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी प्रॉब्लम्स ले रहे हैं, हम उसकी प्रॉब्लम बिहेवियर को ऑब्जर्व करते जा रहे हैं, उसके बाद से हम इनिशियल इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, जब हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन पेशेंट की प्रॉब्लम के बारे में प्राप्त हो जाती है। तो अब इनिशियल इंटरव्यू जब होता है तो यहाँ पे काउंसलर क्या करता है, अपना एक एजेंडा, एक गोल सेट करता है, और जिसमें क्या करता है, वो क्लाइंट की स्टोरी को सिंपैथेटिकली सुनता है,
एजेंडा है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको ट्रीट करना है। और इसमें क्या है, क्लाइंट का जो वर्बल एक्सप्रेशन है, उसकी जो वर्बेटिंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने प्रॉब्लम के बारे में क्या सोचता है। तो उसको सिंपैथेटिकली और एम्पैथेटिकली लिसन करना भी एक क्लिनिकल स्किल है। और यहाँ पे जब काउंसलर का बिहेवियर क्लाइंट की तरफ बहुत पॉजिटिव होता है, रिस्पेक्टफुल होता है, डिग्निफाइड होता है, तो क्लाइंट काउंसलर पे ट्रस्ट करने लगता है और वो अपनी प्रॉब्लम को ज़्यादा खुल के एक्सप्रेस करता है। इस सिचुएशन को हम रैपो बिल्डिंग का फेज बोलते हैं, जहाँ पे क्लाइंट काउंसलर पे ट्रस्ट कर रहा है और अपनी प्रॉब्लम उसे शेयर कर रहा है। तो ये रैपो बिल्डिंग अगर जितना अच्छा होता है, ये गारंटी करता है किसी भी काउंसलिंग या थेरेप्यूटिक सेशन की सक्सेस को। IVN ने 2007 में दो इम्पॉर्टेंट माइक्रो स्किल की बात की, जो कि एक काउंसलर के पास होना चाहिए था। एक है रैपो बिल्डिंग, जो है वो बेसिक अटेंडिंग बिहेवियर एंड काउंसलर्स ऑब्जर्वेशन स्किल। इन्होंने दो चीज़ें बताई है काउंसलिंग इंटरव्यू के कंडक्शन के लिए या काउंसलिंग के सक्सेस के लिए। एक तो रैपो बिल्डिंग है, बेसिक अटेंडिंग बिहेवियर, किस तरीके से आप क्लाइंट के साथ रैपो बिल्डअप करते हो, आप उसका ट्रस्ट जीतते हो, उसको कैसे अटेंड करते हो। दूसरा है कि क्लाइंट का ऑब्जर्वेशन कितना शार्प है। ऑब्जर्वेशन मीन्स वो उसके नॉन वर्बल और वर्बल बिहेवियर को कितना शार्पली, कितना एक्यूरेटली ऑब्जर्व कर पा रहा है। और यहाँ पे क्या है कि जब काउंसलर क्लाइंट को इनवाइट करता है एक ओपन डिस्कशन के लिए अबाउट द प्रॉब्लम, और यहाँ पे वो उसके साथ में रैपो एस्टैब्लिश करता है, तो ये जो नॉन प्रेशराइज, नॉन को इरेसिव इन्विटेशन जो होता है, इसे हम ओपन डोर टेक्निक कहते हैं। ये ओपन डोर टेक्निक जो होता है या ओपन डोर ओपनर्स टेक्निक जो है, यहाँ पे हम जब पेशेंट के साथ रैपो बिल्डअप कर लेते हैं, उसकी बात को सिंपैथेटिकली सुनते हैं और हम उसे रीअश्योरेंस देते हैं कि यू विल गेट वेल सून। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो अपनी प्रॉब्लम को आपको प्रोवाइड करने के लिए मेंटली रेडी हो जाता है और आपको अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है। इसे हम डोर ओपनर्स कहते हैं। लेकिन समटाइम क्या होता है कि अगर काउंसलर जजमेंटल हो जाता है, वो उसकी प्रॉब्लम्स को लेके जजमेंट देता है, वो बायस्ड हो जाता है कि आपको ये प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि आपके पास कोपिंग रिसोर्सेज कम है, ये आपकी इनएबिलिटी है कि आप प्रॉब्लम को डील नहीं कर पा रहे। यहाँ पे अगर वो जजमेंटल रिमार्क्स देता है तो ये डोर क्लोजर होता है। मीन्स यहाँ पे क्लाइंट जो है अपने प्रॉब्लम्स, अपनी समस्या को काउंसलर के साथ शेयर नहीं करना चाहता है। ओके। और अप्रोप्रिएट कुछ डोर ओपनर्स हैं जो इंक्लूड करते हैं कि आपके स्टेटमेंट्स हैं, आपके स्टेटमेंट कितने पॉजिटिव हैं और उस पर कितना क्लाइंट ट्रस्ट करता है। जैसे व्हाट ब्रिंग्स यू टू मीट मी, आप मुझसे मिलने क्यों आए हो। आपके पास जब वो क्लाइंट आता है और आप उससे सिंपैथेटिकली पूछते हो कि आप मुझसे मिलने क्यों आए हो। What would you like to talk about? आप किस चीज़ के बारे में बात करना चाहते हो। और you look like you are in a lot of pain. Tell me about it. जब ऐसे पॉजिटिव रिमार्क्स आप देते हो तो क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगता है और आपको अपनी प्रॉब्लम बताता है। ये डोर ओपनिंग टेंडेंसी है, जहाँ पे आप क्लाइंट के क्लोज जा रहे हो, क्लाइंट आपके क्लोज आ रहा है आपके स्टेटमेंट्स के थ्रू। यहाँ काउंसलर जो अप्रोप्रिएटली अपने बॉडी लैंग्वेज और अपने वर्बेटिम्स, अपने वर्ड्स के थ्रू सिंपैथी कन्वे करता है, एम्पैथी दिखा रहा है। एम्पैथी मीन्स कि आप उसकी प्रॉब्लम को उसकी नज़र से देख रहे हो, इनकरेज कर रहे हो, यस यू विल गेट ओके वेरी सून। आप उसे सपोर्ट दे रहे हो, उसको केयर दिखा रहे हो, अटेंटिवनेस है आपके अंदर, आप एक्सेप्ट कर रहे हो उसकी प्रॉब्लम को कि ये प्रॉब्लम है जिससे आप सफ़र कर रहे हो, आप जेन्युइन हो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके और पेशेंट के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई, जो आगे जाके इंटरव्यू के को फैसिलिटेट करेगी और सक्सेस को प्रोसीड करेगी। तो डोर ओपनिंग जो रिमार्क्स हैं वो बहुत क्रूशियल और बहुत इम्पॉर्टेंट है काउंसलिंग इंटरव्यू के सक्सेस के लिए। और कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं काउंसलिंग इंटरव्यू के, जो 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला है थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप बाय प्रोवाइडिंग क्लाइंट अ डिग्निटी। क्लाइंट आपके पास हेल्प के लिए आया है, वो एक ह्यूमन बीइंग है और एज ए ह्यूमन बीइंग उसकी जो रिस्पेक्ट है, उसकी डिग्निटी है वो आपको मेंटेन करनी है। वो साइकेट्री या मेंटल प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, उसके साथ में वो कोप अप नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जो एज ए ह्यूमन बीइंग डिग्निटी है वो किसी भी तरीके से डिमोलिश होनी चाहिए।
तो सबसे पहले आपको उसे एक डिग्निफाइड रेस्पेक्टफुल पर्सन के रूप में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरा है क्लाइंट की प्रॉब्लम को, उसकी जो प्रॉब्लम है और उसकी जो ज़रूरत है, जो एक थेराप्यूटिक या काउंसलिंग प्लान बनाना है, उसको डेवलप करना बाय द काउंसलर। एंड थर्ड वन है टू एडुकेट एंड मोटिवेट द क्लाइंट टू मेक बिहेवियर चेंज। जब आपने उसको डिग्निफाइड पर्सन के रूप में एक्सेप्ट किया, उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके एक थेराप्यूटिक या काउंसलिंग प्लान बनाया, अभी आपको क्लाइंट को एडुकेट और मोटिवेट करना, उसे शिक्षित करना है समस्या के बारे में, उसे प्रेरित करना है अपने व्यवहार में परिवर्तन के लिए। तो ये 3 काउंसलिंग इंटरव्यू के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। प्रोवाइड क्लाइंट डिग्निटी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम उसे एक सेफ न्यूट्रल सपोर्ट देंगे इनिशियल सेशन में। ओके, प्रीवियस स्लाइड में मैंने डिस्कस किया कि क्लाइंट की जो डिग्निटी है उसके साथ किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हमें काउंसलिंग इंटरव्यू के दौरान एक ऐसा सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहां पे क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम को क्लियरली एक्सप्रेस करे। उसे ऐसा फील होना चाहिए कि वो एक डिग्निफाइड पर्सन है, एक सम्मानित व्यक्ति है और वो अपनी समस्या का समाधान कर सकता है, उसके पास इतने कोपिंग रिसोर्सेज हैं। उसके लिए हमें बीच बीच में उसे रीअश्योरेंस देना पड़ता है कि येस यू विल बी ओके वेरी सून, यू आर हैविंग रिसोर्सेज, यू आर स्ट्रॉन्ग पर्सन। इस तरह की वर्बल इंकरेजमेंट जब क्लिनिशियन क्लाइंट को देता है तो क्लाइंट का ट्रस्ट उसके ऊपर बढ़ता है, साथ ही साथ उसका ट्रस्ट अपने ऊपर बढ़ता है कि येस आई कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम वन डे। तो यहाँ पे हमें किसी भी तरीके से फिजिकली या वर्बली जजमेंटल एटीट्यूड को मैनिफेस्ट नहीं करना है। अटेंडिंग में है कि पेशेंट आपके पास आ रहा है तो आप उसको कैसे अटेंड कर रहे हो। यहाँ पे काउंसलर शुड पे फुल अटेंशन टू द क्लाइंट्स कम्युनिकेशन बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर्स दैट अपीयर टू बी कॉन्ट्राडिक्टरी आर पर्टिकुलरली नीड टू बी एक्सप्लोर। आपको क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, आपको उसे उसके वर्बल जो वर्बेटिंग है, जो वो शाब्दिक अभिव्यक्ति कर रहा है अपनी समस्याओं की, उस पर तो ध्यान देना है। साथ ही साथ उसके जो नॉन वर्बल बिहेवियर्स हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज, द वे ही स्पीक्स, उसकी जो आई कॉन्टेक्ट्स हैं, उसका बॉडी लैंग्वेज जो बोल रहा है उसको भी ऑब्जर्व करते जाना है। और ये चीज़ ध्यान देना है कि जो वर्बल एक्सप्रेशन है क्लाइंट्स की, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज के कॉन्ट्रास्ट तो नहीं है। और अगर ऐसा है कि पेशेंट कुछ कह रहा है लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही है जो मैच नहीं कर रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉज लेके क्लिनिशियन को या काउंसलर को ये पर्टिकुलर पॉइंट को, जो कॉन्ट्राडिक्शन है बॉडी लैंग्वेज और वर्बल में एक्सप्रेशन में, वहाँ पे थोड़ा सा उसे इंक्वायरी और एक्सप्लोर करना पड़ता है। Manthey advocates that counselors' presentations about themselves and their functioning should be multimodal. That should be visual, auditory, written, spoken and descriptive. मैथई ने बताया कि काउंसलर जो है वो अपने आप को जो प्रेजेंट कर रहा है और जो काउंसलिंग के दौरान उसकी फंक्शनिंग होगी, उसकी जो गतिविधियाँ होंगी, वो मल्टी मॉडल होती हैं। विजुअली वो ऑब्जर्व कर रहा है उसकी बिहेवियर को, कन्वे कर रहा है सिंपैथी। ऑडिटरी वो सुन रहा है उसकी प्रॉब्लम को, राइट डाउन करते जा रहा है प्रॉब्लम, साथ साथ में उसे रीअश्योरेंस देता जा रहा है और वो डिस्क्रिप्शन भी ले रहा है। तो उसकी जो फंक्शनिंग है क्लिनिशियन की ड्यूरिंग काउंसलिंग इंटरव्यू, वो मल्टी मॉडल होती है। और लेटर पैस्कल हैज डेवलप्ड अ हेल्पफुल इंटरव्यू टेक्निक दैट असिस्ट इन सॉलिसिटिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट इन अ नॉन थ्रेटनिंग मैनर। पैस्कल ने कुछ टेक्निक्स डेवलप किए जिससे कि काउंसलिंग इंटरव्यूज को हम नॉन थ्रेटनिंग वे में, मतलब एक ऐसे तरीके से कंडक्ट करें जिसमें कि पेशेंट को या क्लाइंट को किसी तरह की अपने ऊपर खतरा, कोई धमकी या कोई प्रेशर महसूस नहीं हो। तो लेट्स सी कि पैस्कल का जो टेक्निक है वो क्या है। एम्पैथी। एम्पैथी किसी भी थेरेप्यूटिक प्रोग्राम का या थेरेप्यूटिक प्लान का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ओके, एम्पैथी क्या होती है? एम्पैथी होती है पेशेंट की जो प्रॉब्लम है, क्लाइंट की जो प्रॉब्लम, उसको उसकी नज़र से देखना। जब तक आप उसके रोल में नहीं जाओगे तब तक आपको समझ में नहीं आया कि पेशेंट का पेन क्या है, वो किस मेंटल स्टेट में है या उस मेंटल स्टेट की वजह से वो किस कंडीशन से गुजर रहा है। तो एम्पैथी जो होता है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी या एक हम बोले थेरेप्यूटिक या काउंसलिंग टेक्निक होता है जिसके थ्रू काउंसलर जो है वो क्लिनिशियन के साथ में आइडेंटिफाई करता है। और ये
काउंसलर पेशेंट की नज़र से दुनिया को देखने लग जाता है, कम्युनिकेट करने लग जाता है, तो एम्पैथी की स्टैब्लिशमेंट होती है। फिर उन्होंने बोला कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस होने चाहिए। ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जो क्लाइंट को अपने आप को एक्सप्रेस करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। पेशेंट जब अपने बारे में बातें कर रहा है, ओके, तो वहाँ पे आपको कुछ उसको बीच बीच में फैसिलिटेट करने के लिए कुछ शब्द बोलने पड़ते हैं, कुछ रीअश्योरेंस देना पड़ता है, हिंट देना पड़ता है। जैसे अगर वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में आपको बता रहा है तो आपको कुछ वर्ड्स का यूज़ करना पड़ता है बीच बीच में रीअश्योरेंस देने के लिए कि आप उसकी बात को सुन भी रहे हो, आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होने से कि क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, आपको ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए जैसे विल, डू और डस। क्या ऐसा होता है, ऐसा होगा, ऐसा हुआ होगा। और जो लेटर सीरीज है वो फॉर्मल सीरीज जो है वो इनकरेज करता है इलैबोरेशन को। जो लेटर सीरीज है वो क्या करता है, यस और नो रिस्पॉन्सेज देगा। एक होता है क्वेश्चन ओपन एंडेड, एक क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड वो क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे क्लाइंट या इंडिविजुअल के पास में पूरा प्लेटफॉर्म है कि वो अपने क्वेश्चन को खुल के आंसर कर सकता है जब आप उसको बीच बीच में हिंट देते हो। और आपने उससे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जिसका जवाब वो सिर्फ हाँ और ना में दे, ज़्यादा वो एक्सप्लोर और इलेबोरेट नहीं करे अपने प्रॉब्लम को या अपनी बातों को, तो उसे हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। तो डेफिनेटली क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो है वो इंटरव्यू के लिए हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी प्रॉपर अगर आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछते हो। तो ऑलवेज ओपन एंडेड क्वेश्चंस की ही हमें शुरुआत करनी चाहिए इंटरव्यू में। देन फिर कुछ इनकरेजिंग रिस्पॉन्सेस होते हैं जो हमें वर्बली कम्युनिकेट करना पड़ता है क्लाइंट को। तो ये क्या है देखते हैं। Interviewer should use subtle indicators to show they are listening and paying attention to encourage the client to continue. That is, oh, then, tell me more, oh, repetition of one or two keywords. पेशेंट आपको क्लाइंट आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा है और आप उससे मैकेनिकली सुन रहे हो, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लाइंट को ये लग सकता है कि आप उसके प्रॉब्लम में इंटरेस्टेड नहीं हो या आप मैकेनिकली सुन रहे हो। तो यहाँ पे बीच बीच में हमें वर्बल अश्योरेंस, इंकरेजिंग स्टेटमेंट्स देने पड़ते हैं, जैसे ओ, फिर क्या हुआ, टेल मी मोर, कुछ और बताओ। कुछ ऐसी बातों बता रहा है जहाँ पे थोड़ा सा आपको उसके साथ सिंपैथी दिखाना है, आपको आइडेंटिफिकेशन दिखाना है, एम्पैथी दिखानी है, तो वहाँ पे आप उफ बोल सकते हो। तो उसके वर्ड्स को समटाइम रिपीट करना है, बीच बीच में वर्बल की अश्योरेंस भी देते रहना है, ताकि क्लाइंट को ऐसा लगे कि आप उसकी प्रॉब्लम को जेन्युइनली लिसन कर रहे हो, नॉट ओनली लिसन कर रहे हो बल्कि आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो। और आपकी फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, जेस्चर भी ऐसे होने चाहिए जैसे क्लाइंट को फील हो कि आप उसकी प्रॉब्लम को सुन रहे हो और आप इंटरेस्टेड हो। जैसे आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करते हो, क्लाइंट भी सेम टाइम आपकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करता है। तो आप वर्बली एंड बॉडी लैंग्वेज के थ्रू दोनों तरीके से पेशेंट को एक तरीके से रीअश्योरेंस दो कि यस, यू आर लिसनिंग हिम केयरफुली। Non-verbal communication हो गया, silence allow the client to respond emotionally and then verbally. It also provides an opportunity for spontaneous speech by the client that may redirect the interview to topics most relevant to the client. Eye contact can be an effective tool for showing respect and concern for the client and for encouraging for the disclosure. इंटरव्यू सिचुएशन में जब साइलेंट हो जाते हो आप, खामोशी आ जाती है, तो वहाँ पे क्या है, क्लाइंट जो है थोड़ा सा पॉज लेता है, अपने आप को शाब्दिक और संवेगात्मक रूप से एक्सप्रेस करने लग जाता है। और आई कांटेक्ट जब होता है, आप उसकी बातों को सुन रहे हो, आप उसकी आंखों में आंखें डाल के देख रहे हो, उसके साथ में आई कांटेक्ट स्टैब्लिश कर रहे हो, तो उसे लगता है कि आप उसको रिस्पेक्ट दिखा रहे हो, उसे एक तरह का इंकरेजमेंट मिलता है फर्दर डिस्क्लोजर के लिए। आगे जाके और भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल बातें अपनी प्रॉब्लम के बारे में वो आपसे फिर शेयर करने लगता है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लिनिकल इंटरव्यू और काउंसलिंग इंटरव्यू। यहाँ पे आप उसको नॉर्मलाइज कर रहे हो। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल या क्लाइंट को हम नॉर्मलाइज करते हैं, उसको हम
एक तरह से पैम्पर करते हैं। तो यहाँ पे उसको हम नॉर्मलाइज करेंगे कि आप एक अकेले इंडिविजुअल नहीं हो जो इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो, बहुत से लोग हैं आपकी तरह जो इस प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं। तो आपकी प्रॉब्लम कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है, या आप ऐसे इंडिविजुअल नहीं हो जो अपने प्रॉब्लम को कोप अप नहीं कर सकता, उसका समाधान नहीं कर सकता। हमें ऐसे वर्ड्स को यूज करना होता है जिससे पेशेंट को अपने आप पे कॉन्फिडेंस आए, अपने आप पे ट्रस्ट डेवलप हो और वो ज़्यादा इनकरेज हो काउंसलिंग के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रीअश्योरेंस हम बार बार उसको आश्वासन दे रहे हैं कि यस यू विल गेट ओके, यू विल बी राइट वेरी सून। और जैसे हम कुछ स्टेटमेंट्स हमें पॉजिटिव यूज करने पड़ते हैं, जैसे मनी पर्सन फील्स लेस कंट्रोल ओवर देयर इमोशन व्हाइल डीलिंग विद स्ट्रेसफुल सिचुएशन सच एज फेलियर इन एग्जामिनेशन, जॉब लॉस, डेथ ऑफ लव्ड वंस that can be a normal result of the changes in your life situation. आपके क्लाइंट को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ साइकोलॉजिकल डिफिकल्टीज हैं, कुछ दिक्कतें हैं जिसकी वजह से वो आपके पास आया है, तो आपको उसे नॉर्मलाइज करना है, ना कि उसे ऐसे बोलना है कि आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और इसका सोल्यूशन नहीं है। दैट वुड बी वेरी वेरी डिवास्टेटिंग फॉर काउंसलिंग इंटरव्यू। यहाँ पे उसे बताना है कि बहुत से इंडिविजुअल्स हैं जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन के साथ में डील नहीं कर पा रहे, किसी एग्जामिनेशन में फेलियर होने की वजह से, किसी की जॉब चली गई तो वो स्ट्रेस में है, लव्ड वन का डेथ हो गया तो ये भी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है जिसमें इंडिविजुअल अपने आप को नहीं संभाल पाता और उसके अंदर बहुत से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम डेवलप हो जाते हैं। तो ये नॉर्मल लाइफ चेंजेस है जो किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में इंडिविजुअल का जो रिएक्शन होता है, आपका भी वही रेस्पॉन्स या रिएक्शन है जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल को होता है। अपने वर्ड्स के थ्रू उसे उसकी जो प्रॉब्लम है उसे नॉर्मलाइज करना है, उसके अंदर एक एक्सेप्टेंस, स्वीकृति जगानी है कि वो अपने प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करे कि ये लैक ऑफ कोपिंग टेंडेंसी नहीं है, ये एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स द ग्रीफ और लॉस। यहाँ पे इंट्रोडक्शन देते हैं, इंट्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ नेम। हम जब किसी इंडिविजुअल को उसके नाम से बुलाते हैं तो उसके हमारे बीच में एक क्लोज, एक पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। क्लाइंट को क्लाइंट या पेशेंट ना बोल के जब हम उसके नाम से उसे बुलाने लग जाते हैं तो क्लाइंट हमारी ज़्यादा क्लोज अपने आप को फील करता है और हमारे ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करने लग जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पेशेंट या क्लाइंट को उसे उसके नाम से बुलाना है, उसके फर्स्ट नेम से, उसके सेकंड नेम से, जिस नेम से भी बुलाना चाहे हमें उसके नाम से बुलाना चाहिए। जैसे क्लाइंट्स का नाम, टाइटल, द क्लाइंट्स नेम एंड टाइटल शुड बी रिपीटेड एंड द इंक्वायरी मेड रिगार्डिंग द क्लाइंट्स फैमिलियरिटी विद द रोल ऑफ द इंटरव्यूअर एज अ काउंसलर. This provides the interviewer an opportunity to assess the client's pure biases, perceptions and expectations regarding the interview. जब क्लाइंट को आप उसके नाम से बुलाने लग जाते हो, उसके फर्स्ट या सेकंड जिस भी नाम से बुलाना चाहो, वो आपके ज़्यादा क्लोज अपने आप को फील करता है। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको कि क्लाइंट के जो बायसेस हैं, पहले की उसके जो बायसेस हैं, उसके जो प्रेजुडिस है, उसके जो प्री कंसेप्शन थे और एक्सपेक्टेशन, उसमें आप झांक सको। कोई भी इंडिविजुअल आपको अपनी सीक्रेट्स, अपनी कॉन्फिडेंशियल बातें तभी बताएगा जब वो आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगेगा, आपको वो एक भरोसेमंद इंसान समझने लगेगा, प्रोफेशनल समझने लगेगा। तो जब आप उसको उसके नाम से कॉल करते हो रिपीटेडली, आपका ट्रस्ट वो विन करता है, उसका ट्रस्ट आप विन करते हो, देन आप उसकी जो प्राइवेट लाइफ है, उसके जो प्रियर बायसेस है, प्री कंसेप्शन है, वो आपके सामने एक्सप्रेस करता है, ओपन करता है। और आपको वाइल कंडक्टिंग क्लिनिकल इंटरव्यू और काउंसलिंग इंटरव्यू हैव टू सेट सम रूल्स। तो यहाँ पे एक कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। किसी भी थेरेप्यूटिक प्रोसेस का या थेरेप्यूटिक टेक्निक का एक सबसे बड़ा जो मेजर गोल होता है या वांटेड सिचुएशन होती है, वो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। यहाँ पे हमें क्लाइंट को रीअश्योर करना पड़ता है फ्रॉम वेरी बिगिनिंग कि वॉट एवर यू आर टेलिंग मी दैट वुड बी टोटली कॉन्फिडेंशियल। आप जो भी अपने पर्सनल लाइफ के बारे में या फैमिली के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल रहेगा और किसी भी सिचुएशन में उसे हम किसी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। बट कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं जहाँ हमें इस कॉन्फिडेंशियलिटी को कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करना पड़ता है। तो ये चीज़ें हमें क्लाइंट के साथ इनिशियल इंटरव्यू के दौरान ही क्लियर कर देना चाहिए कि क्या क्या सिचुएशन है जहाँ पे हम उसकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी को प्रोवाइड कर सकते हैं।
तो यहाँ पे वो सिचुएशंस है, अगर क्लाइंट के लाइफ को डेंजर है, क्लाइंट जो है उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी है, वो आत्महत्या करना चाहता है और ये बात आपको अपनी क्लिनिकल इंटरव्यू के दौरान बता देता है, तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी हमें ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रीच करना पड़ेगा इस कॉन्ट्रैक्ट को। हमें उसके फैमिली मेम्बर्स जो केयर गिवर्स हैं उन्हें हमें बताना पड़ेगा कि पेशेंट के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। या इंडिविजुअल जो है वो एंटी सोशल है, उसके अंदर ऐसे टेंडेंसी डेवलप हो गई है कि वो दूसरों के लिए डेंजरस हो गया है, या किसी बच्चे के वेलफेयर से रिलेटेड इशू है, तो ये कंडीशन है जिसमें कि हमने कॉन्फिडेंशियली या कॉन्ट्रैक्ट किया है क्लाइंट के साथ में, हम उसे ब्रीच कर सकते हैं। और ये बात हम क्लाइंट को क्लिनिकल इंटरव्यू में पहले ही क्लियर कर देंगे, ताकि बाद में उसे नहीं लगे कि उसका भरोसा तोड़ा गया है या उसके साथ में कोई धोखा हुआ है। फिर आता है इंटरव्यू का मिडिल फेज। अभी हम बिगिनिंग में थे, अभी मिडिल फेज आया। नाउ द सेकंड स्टेज ऑफ इंटरव्यू विल बिगिन। दिस फेज इन्वॉल्व असेसिंग द नीड ऑफ द क्लाइंट, एडुकेटिंग द क्लाइंट अबाउट द प्रॉब्लम, नीड ऑफ काउंसलिंग, सेशन काउंसलिंग टेक्निक एंड टाइम ऑफ द सेशन, एवरीथिंग विल बी कम्युनिकेटेड टू द क्लाइंट। अब मिडिल फेज में, प्रीवियस फेज में हमने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली फर्स्ट वन में, मिडिल फेज में ये एक्चुअल इंटरव्यू का सेशन है। यहाँ पे सारी चीज़ें हम एक आउटलाइन बना लेंगे, क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे हम क्लाइंट जो है उसकी प्रॉब्लम को असेस कर लेंगे और उसका एक काउंसलिंग प्लान तैयार कर लेंगे। उसके काउंसलिंग के सेशंस क्या होंगे, एक हफ्ते में कितने सेशंस देंगे, या 1 मंथ में हम उसको कितना सेशन देंगे, वीकली बुलाएंगे या हम मंथ में एक बार बुलाएंगे या ट्वाइस इन अ वीक बुलाएंगे, ये सब क्लियर हो जाएगा। काउंसलिंग का क्या क्या टेक्निक हम अप्लाई करने वाले हैं और काउंसलिंग का सेशन कितना टाइम लास्ट करेगा, 50 मिनट्स का होगा, 30 मिनट का होगा, 1 आवर का होगा, ये सारी चीज़ें हम क्लाइंट को डिस्क्लोज कर देंगे, या उसके सामने हम सब कुछ क्लियर कर देंगे कि हमारा काउंसलिंग का प्लान क्या है। और लास्ट में हम टर्मिनेशन या क्लोजर रिचुअल्स करेंगे। हम लास्ट सेशन है ये काउंसलिंग इंटरव्यू का। यहाँ पे क्या है, काउंसलर शुड ऑलवेज गिव द पेशेंट अ 10 मिनट वार्निंग बिफोर क्लोजिंग द इंटरव्यू, दैट विल अलाउ द क्लाइंट द अपॉर्चुनिटी टू प्रोवाइड एनी अदर इंफॉर्मेशन ही और शी फील इज नेसेसरी प्रियर टू क्लोजिंग। काउंसलिंग इंटरव्यू जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रियर टू क्लोजिंग द इंटरव्यू हम पेशेंट को 10 मिनट पहले इन्फॉर्म कर रहे हैं कि अभी हम अपना इंटरव्यू क्लोज करने जा रहे हैं। क्योंकि समटाइम अगर हम सडनली इंटरव्यू को क्लोज करते हैं कि ये सेशन इज ओवर, हमारा टाइम खत्म हो गया, तो क्या होता है कि पेशेंट इस एज पे हो, उस मुहाने पे हो जहाँ पे वो कोई बहुत ही क्रूशियल या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करना चाहता हो, बट सेशन एक्सपायर होने की वजह से वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर नहीं कर पाया। तो यहाँ प्रियर टू टर्मिनेशन ऑफ लास्ट सेशन और लास्ट फेज ऑफ इंटरव्यू विल हैव टू इन्फॉर्म द क्लाइंट प्रियर 10 मिनट्स, ताकि उसको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी है तो वो आपको प्रोवाइड कर सके। दैट शुड नॉट बी abrupt. In the ending of interview, counselor also leave time to allow the client to tell what was helpful and what was unhelpful in the session, and to review the work of next session. The client can gradually come to anticipate this opportunity for critique and review. यहाँ पे क्लोजर के टाइम हम हमारा जो काउंसलर है वो टाइम लेगा और वो उससे पूछता है, उसकी जो ओपिनियन है, उसके जो रिमार्क्स है वो लेगा कि क्या इस इंटरव्यू सेशन में हेल्पफुल था, क्या था जिससे उसे मदद मिली और क्या था जो अनहेल्पफुल था, जिसे कोई मदद उसे नहीं मिली। तो ये रिव्यू करता है काउंसलर क्लाइंट के साथ में मिलके एंड में। तो ये हमारा काउंसलिंग इंटरव्यू था, जिसमें हमने देखा कि कैसे काउंसलिंग इंटरव्यू कंडक्ट करना है, उसके क्या फेजेस हैं, क्या सावधानियां हैं, प्रिकॉशंस हैं जो हमें बरतनी है एज अ काउंसलर, और क्या चीज़ें हमें करनी है जिससे कि काउंसलिंग इंटरव्यू फैसिलिटेट हो, क्लाइंट का आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़े, वो अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्लोज करे, और क्या प्रिकॉशंस हैं, सावधानियां हैं जो हमें लेनी है, और जिससे कि हमारा इंटरव्यू जो है वो स्टकअप ना हो। ओके, तो ये हमारा काउंसलिंग इंटरव्यू था, और नेक्स्ट क्लास में कोई और टॉपिक लेके मैं आपके सामने आऊँगी। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।